तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हाजिर है इस हफ्ते की कुछ ऐसी कहानियां जो कि लोगों के साथ हुई या फिर किसी ने उन्हें बताई। उम्मीद करूंगा आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने के बाद आप कहानी को लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। मेरा नाम शमा है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो कि बेहद डरावने हैं। मैं अपनी कहानी आप सभी को बताना चाहती हूँ। मैं सर की कहानियां पिछले 3 साल से सुन रही हूँ। आज मन हुआ तो अपनी कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। साथियों, बात उन दिनों की है जब मैं 4-5 साल की थी। मैं ठीक अपने नाना नानी के पास रहती थी। मेरे नाना नानी दिल्ली और लोनी के बीच में एक जगह है, वहां पर रहते थे। गर्मियों के दिन थे और हम सब बाहर गली में बैठे थे। उन दिनों हफ्ते में 2 बार फिल्म आया करती थी। हम सभी लोग मिलकर रात को गली में मूवी देख रहे थे। मूवी शायद कोई गोविंदा की थी। उसमें जैसे ही इंटरवल हुआ, सबके सब इधर उधर अपनी जरूरतों की चीजें लेने के लिए भाग गए। जैसे कि कोई वॉशरूम के लिए, कोई पानी पीने के लिए। और ठीक जिन्होंने टीवी चला रखा था, उनका नाम केदार था। वो वॉशरूम करने के लिए पास ही के एक टूटे हुए मकान में चले गया। उन्हें गए थोड़ी ही देर हुई थी। वो ठीक वापस आकर रोने लगा। सबके सब मिलकर उसे चुप कराने लगे, पर थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद नाना जी ने दम करा और थोड़ी झाड़ फूक के बाद कुछ ही घंटे में जाकर उसे होश आ गया। होश में आने के बाद सबने उससे एक ही सवाल पूछा कि क्या हो गया, तुम ऐसे रोते हुए क्यों आए? साथियों, उसने ये बात को भी रोते हुए ही बताया कि जब मैं वॉशरूम कर रहा था तो ठीक सीढ़ियों पर 2 कंकाल खड़े होकर मुझे देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं एकदम डर गया, इसीलिए मैं भागकर वापस आ गया। सच कहता हूं, तुम्हें झूठ लगेगा, लेकिन मैंने सच में किसी को देखा था। खैर दोस्तों, मैं समा। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला डरावना किस्सा था। आपको बता दूं कि मेरी खुद की जिंदगी में भी बहुत से ऐसे डरावने हादसे हुए हैं जो कि आपको मैं धीरे धीरे बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि केदार को कंकाल नजर आए, तो ठीक उस समय इसी विषय पर अगले दिन भी चर्चा हो रही थी। गली के सब बड़े बुजुर्ग सबके सब मिलकर यही बातें कर रहे थे कि क्या सच में केदार को ये सब नजर आए या फिर सिर्फ उसका भ्रम था। उसी वक्त हमारी अगली गली के, जिनका नाम राजा था, वो आकर सीधा चुपचाप बैठ गए। गांव वाले बातें करते रहे, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, लेकिन राजा एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में सबने राजा से कहा कि राजा, आज तुम खामोश क्यों हो? इसके थोड़ी ही देर बाद राजा ने कहा कि अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो क्या आप विश्वास करोगे? तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बताओ, विश्वास करेंगे या नहीं, ये तो बात की बात है। इसके बाद राजा ने बताना शुरू किया कि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक ऑटो चलाता हूं। एक दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। सवारी का घर इतनी दूर था कि उनकी मंजिल पर पहुंचाते पहुंचाते मुझे काफी समय लग गया। खैर, जैसे ही मैंने उन्हें छोड़ा कि 4 सवारियां एक हॉस्पिटल की मिली। उस हॉस्पिटल का मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन वो हॉस्पिटल किसी खुले और सुनसान इलाके में था। मतलब वहां पेड़ पौधे ज्यादा थे और रोड भी चौड़ी थी। देखने में जगह ठीक ठाक ही लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं सवारी लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहीं पर रुक जाना, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं, क्योंकि शायद वापसी पर हमें कोई ऑटो मिले या ना मिले। मैं ठीक उनके कहने की वजह से थोड़ी देर वहीं पर रुक गया। मैं कभी बाहर की तरफ देखता तो कभी उतरकर ऑटो के आसपास चक्कर लगाता। अब ठीक जब वो लोग वापस आए तो उन्हें काफी समय हो चुका था। शायद रात के 11 से ऊपर हो गए थे। उस वक्त जब मैं उन्हें लेकर निकला तब वहां पर एक शॉर्टकट था जो कि ठीक रेलवे फाटक के पास से होकर गुजरता था। मैं ठीक जैसे ही वहां से निकला तो बस कुछ ही दूरी पर चला था, तब मैंने अचानक देखा कि मेरी सवारियां अचानक कपकपा रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बुरी तरह से डर रही हैं। मैंने हल्के से पीछे देखकर उनसे पूछा कि आप इस तरह क्यों घबरा रहे हैं? उन्होंने दबी आवाज में मुझसे कहा कि थोड़ा पीछे देखो, बाहर की तरफ। मैंने साइड मिरर को सही किया और पीछे की तरफ देखा। यकीनन मैं भी चौंक गया। हमारे साथ साथ एक इंसान भाग रहा था जिसका सर नहीं था। सच में मैं भी उसे देखकर बहुत घबरा गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे घबराता देख वो सवारियां चिल्लाने लगी, कहने लगी कि ऑटो मत रुकना, हमें यहां से किसी भी तरह निकालो। उनकी बात सुनने के बाद मैंने किसी तरह हिम्मत की और वहां से तेज ऑटो निकालता गया। चलते चलते जब वहां से काफी दूर निकल आए, उसके बाद से हमें वो इंसान दिखना बंद हो गया।
तब जाकर कहीं हमने चैन की सांस ली। इसके बाद मैंने उन सवारियों को वही रोड पर छोड़ दिया और कहा कि भाई साहब, आप किसी और ऑटो में चले जाओ, मैं यहां से सीधा घर जाना चाहता हूं। किस्मत अच्छी थी कि उनका घर वहीं आसपास में ही था। अब आप ये कुदरत का करिश्मा समझिए या कुछ भी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, यहां से हमारा घर पास ही है, आप जा सकते हैं। दोस्तों, मैं सीधा अपने घर आ गया और घर आकर चुपचाप सो गया। आप सभी लोगों से सच कहता हूं, मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। शायद कोई विश्वास करे या नहीं, लेकिन जब केदार की बात हो रही है तो इसीलिए मैंने अपनी बात भी आप सबको बता दी। मुझे लग रहा है कि शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन केदार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि मैं आप सबको बता ही दूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने नाना नानी के पास रहती थी, तो ठीक सर्दियों की बात है, हमारे नाना के छोटे भाई की शादी थी और ठीक हमें वहां पर जाना था, जो कि मेरठ के पास एक गांव में थी। उस वक्त मेरे नाना नानी और मैं हम उनकी शादी में चले गए। हम ठीक जिस दिन वहां पर गए थे उस दिन ठीक उनकी हल्दी थी। हल्दी लगाने के बाद घर के सभी बड़ों ने खूब समझाया कि अब तुम्हें हल्दी लग चुकी है और तुम अकेले बिल्कुल भी बाहर मत जाना, यहां तक कि छत पर भी नहीं। और आपको तो पता ही है कि गांव में सभी लोग जल्दी सो जाया करते हैं, पर क्या करें, उस दिन टीवी पर एक ऐसी फिल्म आ रही थी जो कि मेरी खाला को बेहद पसंद थी। अब जैसा कि घर वालों के मना करने के बाद भी वो उसे देखने के लिए अपने बराबर वालों की छत से पार होकर उनके घर चली गई। उस वक्त वो साथ में मुझे लेकर भी गई थी। अब ठीक जैसे ही फिल्म खत्म हुई तो रात के 12 बज चुके थे। खाला आते ही वॉशरूम में घुस गई और मैं खड़ी उनका बाहर इंतजार करने लगी। उसी वक्त अचानक मेरी निगाह ऊपर आसमान की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां एक बहुत लंबा सा सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख थी। आप यकीन मानना, उसकी लंबाई 10 से 15 फीट के करीब थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे लाल अंगारा, और तो और उसकी आंखों का साइज भी बहुत बड़ा था। साथियों, ये सब देखने के बाद मैंने चीख मारी और मैं बेहोश हो गई। अब इसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरे कानों और सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और तो सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ देर बाद मैं ठीक हो गई। ये बात कोई छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे बताया कि मैं तकरीबन 2 दिन के बाद होश में आई हूँ। उसके बाद मैंने अपनी नानी से जिद करी कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद मेरी नानी मुझे लेकर वहां से वापस आ गई। बस इतनी ही थी मेरी छोटी छोटी कहानियां। न जाने आपको कैसी लगेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी संवा जी की कहानियां। इन्होंने छोटे छोटे किस्से को पिरोकर एक लंबा सा धागा बनाया। न जाने आपको कैसा लगेगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं पहले तो महेश भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरी स्टोरी को अपने चैनल पर लाए। अब ठीक मैं सीधा कहानी पर भी आना चाहूंगा। मेरा नाम विक्की है और ठीक मैं अलवर से हूँ। ये बात 2002 की है। उस वक्त मेरे पिताजी शहर से गांव में आए थे। पिताजी ने गांव में एक मकान बनाया, लेकिन जब मेरे भाई ने जन्म लिया तब से ये सिलसिला चला। एक दिन की बात है, मेरे मामा की लड़की की शादी थी। उस वक्त मेरी माँ बिजी थी, पर मेरे पिताजी घर आ गए थे। मैंने देखा कि पिताजी ने मेहंदी लगा रखी थी। अब ठीक रात के 2 बजे पिताजी नहाकर आए और शीशे के सामने अपने बाल संवारने लगे। उसी वक्त पिताजी को ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हो। वो एकदम पलटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो घबरा चुके थे और ठीक जैसे ही सोने के लिए गए, वो चुपचाप सोने के लिए चले गए और सो भी रहे। सोते सोते वो डर के मारे भी सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिताजी को ऐसा लगा कि जैसे उनकी छाती पर कोई बैठ गया हो। यकीन मानिए, उनकी हालत खराब हो गई। वो जो कुछ भी था उसने पिताजी को बहुत मारा। उसी वक्त जैसे ही मैं माँ के साथ दाखिल हुआ, तब पिताजी ने गुस्से में हट करके बोला। मैंने तुरंत ही मामा को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। मामा पिताजी को हॉस्पिटल लेकर गए। तब से लेकर 5 दिन के बाद उनको छुट्टी मिली, लेकिन पिताजी ने घर जाने से मना कर दिया। आप खुद सोच सकते हो, जब इंसान किसी जगह से डर जाता है तो वहां पर उसको जाने का खुद मन नहीं होता। ऐसा मेरे पिताजी के साथ हुआ था। पर खैर, हम सीधा मामा के घर पर गए। इन सब के बाद हम एक मौलाना के पास गए। मौलाना ने पिताजी को देखते ही बता दिया कि तुम्हारे घर में कोई बुरी आत्मा है
ये सुनते ही पिताजी हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे कि हमें बचा लो, हाथों को सामने देख। मौलाना ने बताया कि जो साया तुम्हारे घर पर है वो तुमसे प्यार करती है। ये सुनने के बाद माँ बेहोश हो गई। एक तरफ माँ बेहोश थी, दूसरी तरफ मौलाना ने कहा कि तू उसको रख ले। पिताजी ने तुरंत मना कर दिया। वो कहने लगे कि मुझे इससे बचा लो, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मौलाना ने कहा कि तू उसके घर में मत जाना। दोस्तों, मौलाना के बताने के बाद हम सब माँ के घर पर रुक गए। वहां रुकने के बाद पिताजी का मन नहीं लग रहा था। पिताजी ने ठीक माँ से कहा कि हम कब तक यहाँ रुकेंगे, मेरी बात सुन, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। माँ ने तुरंत कहा कि हमारे साथ एक छोटा सा 2.5 महीने का बच्चा भी है। दोस्तों, सच कहता हूँ, मैं, माता पिता और मेरा छोटा भाई ये सब देखकर बहुत डर गए। इसीलिए पिताजी मौलाना के पास फिर से गए और सारी समस्याएं बताई। मौलाना ने इस बार पिताजी को एक धागा बांधा। साथ के साथ उन्होंने एक बात भी कही कि जब तक ये धागा तेरे गले में है तब तक ना तो वो तुझे दिखाई देगी और ना ही तेरे शरीर पर कब्जा कर सकती है। सब कुछ होने के बाद पिताजी घर पर आ गए। दिन गुजरते गए। एक दिन पिताजी, उस वक्त दोपहर का टाइम था, ठीक उसी समय एक काला साया मेरी चाची के रूप में आई थी। वो ठीक पिताजी को कहने लगी कि तूने इलाज करा लिया। पिताजी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ करा लिया। यहाँ पर दोस्तों एक बात है कि वो साया घर के बाहर से ही बात कर रहा था। उसी वक्त नानी भी आ गई और अचानक वो साया गायब हो गया। दोस्तों, इसके 4 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। अब आपको बताता हूँ कि पिताजी जहाँ पर गए थे वहां पर किसी की मौत हुई थी। अब आप लोग मेरे पिताजी की किस्मत देखिए, जिस चीज से भाग रहे थे ऐसे ही घर में उनको कमरा मिला। सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि जिसके ग्रह कमजोर होते हैं उनको ये चीजें जल्दी अटैक करती हैं। तो ठीक इसी तरह पिताजी जब रात में सो रहे थे तो अचानक पिताजी की छाती पर कोई बैठ गया। बैठते ही पिताजी की सांस फूलने लगी। उस वक्त पिताजी की आंखें बंद थी, लेकिन उन्हें एक आवाज सुनाई दे रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी और अपने साथ लेकर जाऊंगी। कैसे न कैसे करके पिताजी ने हिम्मत जुटाई। वो ठीक जैसे ही कुछ कहना चाहते थे कि तुरंत उनका रूम पार्टनर आ गया। उसी वक्त वो काला साया अचानक से गायब हो गया। शुक्र था उनका रूम पार्टनर इन चीजों को समझता था। उसने तुरंत ही एक मौलवी को बुलाया। उस मौलवी ने पिताजी को एक तावीज बांधा और कहा कि इसको कभी मत उतारना। दोस्तों, सच कहता हूँ, उस दिन के बाद से आज तक पिताजी को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। साथ ही आपको ये भी बता दो कि ये एक सच्ची घटना है। आपको ये कहानी जैसी भी लगेगी नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम समद नूरा है। ये बात तब की है जब मैं अपनी नानी के पास रहती थी। नानी ने एक दिन बताया कि बात तकरीबन 80-90 साल पुरानी होगी। उस समय पर वो 11-12 साल के होंगे। अब ठीक जहां वो रहते थे, एक दिन उनके पास उनकी एक पड़ोसन आई। वो कहने लगी कि भाभी, मुझे रात के 12 बजे एक आवाज सुनाई देती है। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। नानी की मां ने उनसे कहा कि तुम उससे एक बार पूछो आखिर तुम कौन हो। ये बात सुनने के बाद वो पड़ोसन चली गई। इसके ठीक अगले दिन वो दोबारा घर पर आई और कहने लगी कि भाभी, रात को आवाज आने के बाद मैंने उससे यही पूछा कि तुम कौन हो। कहने लगी कि मैं माया हूं, मैं तुम्हें इतना अमीर कर सकती हूँ कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। अब आप ही बताइए मैं ऐसा क्या करूं। नानी की मां ने बताया कि कई बार ऐसी चीजें कुछ भेंट वगैरह भी मांगती है। तुम एक बार उससे पूछ कर देखो कि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता सकती हो। इसके बाद वो औरत चली गई। लेकिन अगले दिन जब वो दोबारा आई तो कहने लगी कि भाभी, उसे मेरे बेटे और बहू की बलि चाहिए। इतना कहकर वो जोरों से रोने लगी। नानी की मां ने समझाया कि तुम क्या चाहती हो, धन दौलत या अपनी औलाद। उस औरत ने रोते हुए कहा, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे और बहू चाहिए। नानी की मां ने कहा, ठीक है, तुम आज ऐसा करना, अपने बेटे और बहू को कहीं और सुला देना और तुम ठीक उस आवाज से कहना कि यहां से चली जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो औरत रोते हुए वहां से चली गई। अब ठीक रात के 12 बजे के करीब बहुत जोरों की आवाज आई। सबने देखा कि बाहर बहुत शोर हो रहा है और ठीक वो औरत थोड़ी ही देर बाद रोते हुए नानी की मां के पास पहुंच गई। वो ठीक रोते रोते कहने लगी कि भाभी, मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं तुम्हें अपना बेटा और बहू नहीं दे सकती, तुम यहां से चली जाओ। और तो और उसकी आवाज बहुत खतरनाक है, जो कि पूरी गली में गूंज गई। वो इस तरह चीखती भी गई, न जाने अब क्या करेगी। नानी की माँ ने कहा, ठीक है, क्या पता शायद वो जा चुकी हो। इन सब के बाद सब सो गए। लेकिन एक बात अजीब थी, सुबह उठकर सबने देखा तो पूरी गली में सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे, जो कि गली वालों ने उठाकर पास ही के कुएं में डाल दिए और उन सारे सिक्कों के ऊपर कूड़ा भर दिया। आखिरकार वो आवाज सबने ही सुनी थी। सबको बहुत डर भी लग रहा। उस वक्त सब यही सोच रहे थे कि अगर इन सिक्कों को उठाएंगे तो कहीं वो हमारे बच्चों को न मार दे। साथियों, नाना बताते हैं कि उस वक्त दहशत का माहौल था, लेकिन उसके कितने दिन बाद तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे सब लोग डर जाए। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं तक है, पर मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ। ये कहानी भी मुझे मेरे नाना नानी ने बताई थी। नाना ने बताया कि उन्हीं के परिवार की एक बच्ची, जो कि 5 या 6 साल की थी, वो रोज शाम के टाइम बाहर जाती थी और ठीक अक्सर वो जब भी बाहर जाती तो कई सारी चीजें लेकर आती थी। वो खूब खुश होकर उसे खाती, बाकी और बच्चों को भी देती। बेटा, पहले के समय में औरतें अपने काम में इतना व्यस्त रहती थी कि उनका बच्चों पर ध्यान ही नहीं जाता था। इसी के चलते ये सिलसिला ज्यादा दिन तक चलता रहा तो उस बच्ची की माँ का ध्यान उस पर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा कि तुझे ये सारी चीजें कौन देता है। वो कहने लगी कि ये सब तो मैं खुद लेकर आती हूँ। माँ ने पूछा कि तुम्हें इस चीज के पैसे कौन देता है। बच्ची ने कहा कि वहां पर जो बेरी का पेड़ है, मुझे उसके नीचे से पैसे मिलते हैं, बस उसी को देकर मैं चीज लेकर आती हूँ। माँ ने जब ये सुना तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उन्होंने ये सारी बात अपने पति को बताई। अब ठीक इसके अगले दिन जब वो लड़की शाम के टाइम बाहर गई तो उसके पिता ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि वो बच्ची बेरी के पेड़ के नीचे से कुछ तो उठाया। पिता ने जब जाकर उस लड़की का हाथ देखा तो उसमें एक सोने का सिक्का था। लड़की के पिता ने उससे पूछा कि तू किस दुकानदार के पास से चीज लाती है। लड़की ने पता बताया। पिता अपनी लड़की को लेकर उस दुकान वाले के पास पहुंचा। उसने दुकानदार से पूछा, क्या ये लड़की तुझे रोज एक सोने का सिक्का देती है और तू उसके बदले में उसे चीज देता है? पहले तो वो दुकानदार झूठ बोलने लगा, लेकिन लड़की के पिता ने उसे लगातार धमकाया। उसने बताया कि हाँ, तुम्हारी लड़की रोज एक सोने का सिक्का लेकर आती है, बस उसी के बदले मैं इसे बहुत सारी चीजें देता हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद लड़की के पिता अपनी बच्ची को लेकर वापस घर में आ गए। बात बहुत अजीब थी। उसने अपने बड़े बूढ़ों से सारी बातें बताई और तो और ये सुनने के बाद सब के सब परेशान हो गए। सोचने लगे कि आखिर बेरी के पेड़ के नीचे सोने का सिक्का कैसे मिल सकता है। उन्होंने ठीक किसी मौलाना को बुलवाया और उनके आते ही सारी बातें उनके सामने रख दी। मौलाना ने उस लड़की को बुलाया और ठीक उसके ऊपर दम करा। दम फूकने के बाद वो लड़की बेहोश होकर गिर गई और हवा में उड़ने लगी, यानी चारपाई कम से कम 2 फुट ऊपर की ओर उठ गई। पर मौलाना साहब ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद वो लड़की एकदम से उठकर बैठ गई, बोलने लगी कि हम इसे लेकर जाएंगे। हमने इसे 35 सिक्के तो दे दिए हैं और जब हमारे 41 सिक्के पूरे हो जाएंगे तो हम इसे लेकर चले जाएंगे। सबसे जरूरी बात, उस वक्त जो लड़की बता रही थी वो उसकी आवाज नहीं थी। न जाने उस वक्त उसके अंदर से कोई खतरनाक आवाज बाहर आ रही थी। ये सब देखकर लड़की के घर वाले सब डर गए। तभी मौलाना साहब ने कहा, ये छोटी बच्ची है, तुम इसे छोड़ दो और माफ कर दो। इतना कहने के बाद भी वो आत्मा नहीं मानी। कहने लगी कि नहीं, हम इसे लेकर जाएंगे। मौलाना को अब गुस्सा आ चुका था। उन्होंने कई झाड़ फूक करे, तब जाकर कहीं उस पर काबू पाया। यूं समझिए उसके बाद से वो थोड़ी ठीक हो गई। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो काफी परेशान रहने लगी। अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी चुप रहती तो कभी कई दिन तक खाना नहीं खाती। सबसे बड़ी बात, जब वो खाना खाती तो इतना सारा खाना खाने की कोशिश करती कि पकाने वाले थक जाते। एक बार की बात है, उसके भाई ने उससे कहा कि तुम सब ड्रामा कर रही हो, ये सब करने से क्या होगा। वो लड़की एकदम गुस्से में बोली, तुझे ये ड्रामा लगता है? अगर दम है तो तू करके दिखा ये ड्रामा। वो लड़की उठी और दीवार से चिपक गई। उस वक्त वो लड़की दीवार पर उल्टी चिपकी हुई थी। ये सब जब घर वालों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। इसके बाद उस लड़की ने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही एक बार की बात है, बाहर गली में किसी की शादी का खाना बन रहा था। वो लड़की जाकर ठीक डेग के पास खड़ी हो गई। वो चुपचाप डेग में से बोटियां निकालकर खाने लगी। सबके सब देखकर एकदम हैरान हो गए, क्योंकि ना तो उस लड़की का हाथ जल रहा था और ना ही मुंह। इसके बाद भी वो लड़की काफी दिनों तक परेशान रही। फिर कहीं जाकर उसके घर वालों ने उसका खूब इलाज कराया, तब जाकर वो कहीं ठीक हुई। धीरे धीरे उसकी शादी भी हो गई और एक बार वो अपने घर पर अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई।
उस दिन नानी ने मुझे इशारे से बताया कि ये वही लड़की है। मेरी माँ ने उस लड़की से पूछा कि आप ठीक हो, अब तो आपको कोई परेशान नहीं करता। उन्होंने ठीक अपने हाथ और पैर दिखाए और कहा कि और तो कुछ परेशानी नहीं, लेकिन जुम्मे वाले दिन मेरा शरीर इतना फूल जाता है कि मेरा बदन फटने लगता है, जगह जगह से खून निकल जाता है और जैसे ही सुबह होती है सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, मैं सच कहती हूँ, मैंने उनके पैरों पर ऐसे निशान देखे जैसे किसी ने चाकू से कट लगाया हो। बस यही थी मेरी 2 कहानियां। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आज आपको सारी कहानियों में से ये कहानी कुछ अलग लगी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की आखिरी कहानी सुनाने के बाद अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन दोपहर के समय गांव के पास हाईवे पे एक ऑटो रिक्शे वाले का एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक छोटी 14 साल की बच्ची नीचे गिर गई और तो सबसे दुखद खबर, उसके ऊपर से ट्रक भी गुजर गया। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। दोस्तों, वो हमारे गांव के एक डॉक्टर की बेटी थी और अभी इस हादसे को लगभग 1 हफ्ता हुआ है। अब ठीक एक दिन रात के समय गांव के एक अंकल उसी रास्ते से अपने खेतों में पानी चालू करने जा रहे थे। अंधेरे में उन्हें हाईवे पर एक लड़की दिखाई थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। अंकल ने बच्ची समझकर उसको